गुड इवनिंग एवरीवन। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू क्रैश कोर्स और ये इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 6 है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? अभी तक हमने देख लिया है वैज्ञानिक तरीके। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके मतलब आपकी जो साइंटिफिक अप्रोच है ना, उसको हमने देख लिया। उसके सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था गोल्स क्या क्या होते हैं उसके अंदर। ठीक है, देन कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दैट, हमको रिपोर्ट करना है वो सब चीज़ें। देन उसके बाद हमने क्या देखा? अगले लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट आर वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड देन व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हमको क्यों करना है उसको भी हमने देखा। एक्सपेरिमेंट मतलब हमारे जो प्रयोग हैं वो। ठीक है, इसी के अंदर हमने देखा था एक मेथड जो है कोरिलेशन। ठीक है, उसको आज हम कंप्लीटली कवर करेंगे, व्हाट इज़ कोरिलेशन एंड ऑल दैट। ठीक है, एंड देन हम बात करेंगे कुछ चीज़ों की, जैसे कि प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, हो सकता है आपसे यूपी पीजीटी में सवाल पूछ ले प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, फिर वहाँ पे आपका आएगा ऑब्जर्वर बाइस। ठीक है, ये क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर हम अभी देखने वाले हैं इसी के अंदर आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड दूसरा आपके कंट्रोल ग्रुप, है ना, ये क्या क्या होते हैं इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि वाई वी आर डूइंग रिसर्च। रिसर्च का मेन उद्देश्य क्या है कि बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर बिहेवियर, है ना, हम व्यवहार की बात कर रहे हैं कि हाउ ह्यूमंस जो है, जो मनुष्य है वो इस प्रकार से बिहेव क्यों करता है, उसके पीछे हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, वाई ह्यूमन बिहेव अ सर्टेन वे, इसके पीछे रिसर्च कर रहे हैं कि एग्रेशन देखने के बाद उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, एंड बाकी सारी चीज़ों के बाद मतलब जैसे ही अगर हम किसी भी आईवी को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो उस पर क्या होगा, हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो टोटली डिपेंड किस पे करेगा, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और आपको मालूम है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको क्या करते हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। जैसे कि हमने कल के एग्जाम्पल पे देखा था योगा एंड स्ट्रेस को। ठीक है, योगा एंड स्ट्रेस को देखा था, उसमें क्या किया था, हमारे पास 20 लोग थे, उसको 20 लोगों को हमने क्या किया था, 10 को यहाँ रखा था एंड 10 को यहाँ पे रखा था। ठीक है, देन इन लोगों को हमने क्या दिया था, योगा करवाया था। ठीक है, और इन लोगों को क्या किया था हमने, योगा नहीं करवाया था। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना था, एक्सपेरिमेंट का हमारा मेन उद्देश्य क्या था, हमारा ये था कि वेदर योगा से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आईवी क्या हो जाएगा, हमारा आईवी हो जाएगा यहाँ पे योगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एंड जो भी ह्यूमन का बिहेवियर रहेगा स्ट्रेस या स्ट्रेस फ्री, वो क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑलराइट, तो हमने इस ग्रुप को जहाँ पे योगा करवाया है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, प्रयोज्य ग्रुप ये कहलाएगा। और ये जो है जिसमें हमने योगा नहीं करवाया इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि दो टाइप के ग्रुप होते हैं, दो टाइप के ग्रुप होंगे आपके पास। पहला होगा आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा आपके पास कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड देन आपके पास होगा कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हमको यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, हम आईवी को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, आईवी क्या है हमारा, योगा, इसको हमने मैनिपुलेट किया। इस ग्रुप के अंदर क्या करने को बोला हमने, योगा करने को बोला। ठीक है, और उस पर क्या मिलेगा हमको, जो बिहेवियर मिलेगा वो स्ट्रेस या स्ट्रेस फ्री मिलेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो जो बंदे हैं वो योगा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब योगा करवा रहे हैं उनको यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हमको ऑब्जर्व बिहेवियर मिलेगा, जो डीवी मिलेगा, वो किससे मिलेगा हमको, क्योंकि हमने इसको इस ग्रुप में मैनिपुलेट किया है। एंड देन इसको कंट्रोल ग्रुप क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, योगा है। ठीक है, तो इस ग्रुप में योगा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे, है ना, जो भी रिजल्ट्स आएंगे योगा एंड बिहेवियर पे, ठीक है, तो आप समझ गए दो टाइप के ग्रुप्स में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंट को हम ट्राई करेंगे। पहला कहलाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जहाँ पे हम आईवी को मैनिपुलेट करेंगे, एंड दूसरा कहलाएगा हमारा कंट्रोल ग्रुप जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो सवाल हो सकता है आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन से ग्रुप में मैनिपुलेट होगा, है ना, और ऑप्शन आपको दे देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप और सीडी में कुछ भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो आपका आईवी है, जो आपका इंडिपेंडेंट चर है, ठीक है, जो आपका इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट चर है, वो कहाँ मैनिपुलेट होगा, हमेशा वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर मैनिपुलेट होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करें हम हमारे क्लासिक एग्जाम्पल की, जो हमारा एग्रेशन वाला एग्जाम्पल था। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें भी दो ग्रुप्स बनाए थे,
10 लोगों का एक ग्रुप, 10 लोगों का दूसरा ग्रुप, ठीक है। तो एक ग्रुप कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, है ना। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा कहलाएगा? जिसमें हम एग्रेसिव कार्टून्स को दिखाएंगे, ठीक है। एग्रेसिव कार्टून्स जहाँ पे शो होंगे वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एंड दूसरा ग्रुप जहाँ पे एग्रेसिव कार्टून शो नहीं करेंगे, है ना, सिंपल कार्टून शो करेंगे, वो कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में है? जो रिसर्चर है, जो एक्सपेरिमेंटर है, उसके हाथ में है, ठीक है। और यहाँ पे एग्रेशन जो है वो क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑलराइट, ओके, ठीक है, ओके। तो इसी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जहाँ पे हम मैनिपुलेशन करेंगे। डीवी जो क्या होगा? हमारा मैनिपुलेटेड बिहेवियर से जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा वो कहलाएगा, ठीक है। देन फिर हमने दो ग्रुप्स देख लिए, कौन कौन से? पहला हमने देखा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा हमने देखा कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर क्या रहेगा? हम आईवी को मैनिपुलेट करेंगे। एंड देन कंट्रोल ग्रुप के अंदर क्या रहेगा? हम आईवी को मैनिपुलेट नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ हमको जो तीसरा वेरिएबल देखना है अब, है ना, जो तीसरा चर देखना है हमको, थर्ड वेरिएबल देखना है, वो कौन सा है? वो है आपका कन्फाउंडिंग वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल, कन्फाउंडिंग चर इसे कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा क्या और भी कोई रीजंस हैं जिसके कारण से बिहेवियर में चेंज हो रहा है, ठीक है। बिहेवियर में चेंज जो हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, जो हमको आउटपुट मिल रहा है, उसके लिए क्या और कोई रीजंस हैं, है ना, उनको कहेंगे हम कौन सा? कन्फाउंडिंग वेरिएबल। इसको समझते हैं एग्जांपल से। हमारा आईवी क्या था? हमारा आईवी था आक्रामकता, ठीक है। एग्रेशन क्या था? हमारा आईवी था। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? जो बिहेवियर हमको मिलेगा बाद में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमको क्या समझना है? हमको समझना है सीवी, यानी कि कन्फाउंडिंग वेरिएबल। हमको क्या समझना है यहाँ पे? कन्फाउंडिंग वेरिएबल के बारे में हमको समझना है कि व्हाट इज कन्फाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका जो आईवी है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कौन सा है? आक्रामकता, है ना। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनेगा उसमें क्या दिखाएंगे? हम आक्रामक कार्टून दिखाएंगे। एंड जो कंट्रोल ग्रुप बनेगा उसमें हम आक्रामक कार्टून नहीं दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब मान लीजिए यहाँ पे जो 10 बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है हमारा, और यहाँ के जो 10 बच्चे हैं वो कौन सा है? वो है हमारा सीजी, यानी कि कंट्रोल ग्रुप। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे जो देखेंगे, मतलब जो हमने मैनिपुलेट किया है, यहाँ पे क्या है? आईवी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, आईवी प्रेजेंट है। तो लेकिन मान लीजिए रिसर्चर को ये लग रहा है कि क्या केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से उनका एग्रेशन में इंक्रीज हुआ, ठीक है, एग्रेशन इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव हुआ, अप हुआ, क्या केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से? हो सकता है कि यहाँ पे जो 10 बच्चे सेलेक्ट किए हों, ठीक है, ये इनका जो बैकग्राउंड होगा, ठीक है, इनके घर परिवार में जो परिवेश होगा वो क्या हो सकता है? हो सकता है वो एग्रेशन वाला हो, ठीक है। हो सकता है उनके घर में सब एग्रेसिव बिहेवियर वाले हों, ठीक है, वो अपने माता पिता को हमेशा एग्रेशन में देखते हो, ठीक है। तो क्या इन सब का इफेक्ट पड़ेगा इस रिजल्ट के ऊपर, इस एग्रेशन मतलब इस बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमको मिलेगा रिजल्ट में, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा क्या उनका बैकग्राउंड, ठीक है, क्या उनकी स्टडी हैबिट्स, ठीक है, क्या उनके वॉचिंग पैटर्न, ठीक है, या जो अपने घर परिवार में जो देख रहे हैं एग्रेशन, है ना, तो क्या ये सब चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, या केवल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कार्टून है, जो कार्टून है, केवल उसकी वजह से ये एग्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम क्या? कंफाउंडिंग वेरिएबल। मतलब जो आपके आईवी के साथ क्या करेगा? सीवी, है ना। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या करेगा? केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से बिहेवियर में हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई और भी रीजंस हैं, उनका बैकग्राउंड, ठीक है, उनकी मेंटल प्रोसेस, ठीक है, उनका बिहेवियर, ऑलरेडी सेट बिहेवियर, क्या कुछ बच्चे बचपन से ही एग्रेसिव हैं, है ना, तो उन पे क्या होगा? इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, जो इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल। ओके, तो मान लीजिए अब जो रिसर्चर है उसको क्या हटाना है? यहाँ से सीवी को में हटाना है, ठीक है, मतलब उसको चाह रहा है कि उसकी जो रिपोर्ट है, जो रिसर्च है, उसके अंदर कंफाउंडिंग वेरिएबल का कोई भी इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट मेथड क्या यूज़ करेगा? वो बेस्ट मेथड ये यूज़ करेगा कि 10 बच्चों को लेगा और वो किस में डालेगा? वो डालेगा आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, जहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेशन कर रहे हैं। 10 बच्चों को लेगा, कहाँ पे डालेगा? वो डालेगा कंट्रोल ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या है ये आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे, ठीक है। तो 10 बच्चों को यहाँ पे डालेगा, 10 बच्चों को वो इस ग्रुप के अंदर डालेगा, एंड देन वो देख लेगा कि क्या केवल आईवी की वजह से बच्चों में एग्रेशन बढ़ा है या एग्रेशन नहीं बढ़ा है इसके अंदर होने के कारण, कंट्रोल ग्रुप के कारण, ठीक है। तो उसका जो रिजल्ट है ये और ऑथेंटिक हो जाएगा, है ना। उसको मालूम रहेगा कि हाँ, जिनको दिखाया था वही में, उन्हीं में एग्रेशन की
जो मात्रा है, इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड है, वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जबकि कंट्रोल ग्रुप में क्या हुआ, नॉर्मल देखने को मिला या फिर स्लाइट डिफरेंस हमको देखने को मिला, ठीक है। लेकिन मोर हमको कहाँ मिलेगा, हमेशा हमको मिलेगा मोर किसके अंदर, जहाँ पे हम IV को मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए क्या हुआ, मान लीजिए दोनों ग्रुप में क्या निकल के आता है कि जो एग्रेशन का लेवल है वो दोनों ग्रुप में इक्वल है, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी एंड आपके कंट्रोल ग्रुप के अंदर भी, है ना। इसमें भी एग्रेशन मान लीजिए 20% इंक्रीज होता है, इसमें भी एग्रेशन 20% इंक्रीज होता है, ठीक है। तो रिसर्चर किस निष्कर्ष पे पहुंचेगा, वो इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा, इस रिजल्ट के ऊपर पहुंचेगा कि जो एग्रेसिव कार्टून है उसका कोई इफेक्ट नहीं है ना, नो इफेक्ट ऑन बिहेवियर, ठीक है। आपकी जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप हमको पढ़ना जरूरी था। ऑलराइट, ओके। अब चलते हैं अगली प्रोसेस के ऊपर, जो है रेंडमाइजेशन। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर से एक बार इसको और थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं इसके बारे में, रेंडमाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो रेंडमाइजेशन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो हम मान लीजिए हमको 10 बच्चे चाहिए हैं एक रिसर्च के लिए, ठीक है। मान लीजिए हमको चेक करना है कोई रिसर्च कि लोग कितना सोते हैं, है ना, कितना सोते हैं, उनकी कितनी मेमोरी लॉस होती है, ठीक है, क्या मेमोरी पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं, इसको हमको टेस्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेंडमाइजेशन के थ्रू सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे 10 बच्चों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि चाची का लड़का है, बुआ का लड़का है, तो इस तरह से मामा का लड़का है, तो उनको नहीं लेंगे हम, ठीक है। एक पूरी रेंडमाइज प्रोसेस शायद हम टॉस करके, ठीक है, या अदर जो भी तरीके से जो रिसर्चर चाहता है उनको लेंगे, ठीक है। उसमें एज ग्रुप वगैरह कई सारे होते हैं। एक और इसके अंदर आपको पढ़ना होता है एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, ठीक है। वो क्या होता है उसको देखेंगे हम बाद में, ठीक है, इतना काम का नहीं आपके पीजीटी के लिए। एक्सट्रानियस वेरिएबल आपको 3 मालूम है, IV, DV एंड CV, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, जहाँ जहाँ आपको ये मिलेगा आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एलिमिनेट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी कि वो किसके अंदर डालेगा, वो डालेगा रेंडमाइजेशन प्रोसेस के थ्रू 10 लोगों को सेलेक्ट करेगा जो रिसर्चर है। देन उसको मान लीजिए, अब अगला तरीका क्या होगा, उसको क्या करने पड़ेंगे, 2 ग्रुप्स फॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बनाएगा वो कौन सा, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेगा, और एक ग्रुप कौन सा जिसमें मैनिपुलेट नहीं करेगा। तो जो मैनिपुलेट करेगा वो कौन सा कहलाएगा, हमारा कहलाएगा EG यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जहाँ पे नहीं होगा वो कहलाएगा CG यानी कि कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें 5 बच्चे एंड इसमें 5 बच्चे, ठीक है। तो यहाँ भी कौन सी प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहाँ भी रेंडमाइजेशन की प्रोसेस फॉलो की जाएगी, है ना। ऐसा नहीं हो कि कोई बायस हो जाए, है ना, एक्सट्रानियस वेरिएबल कोई बायस हो जाए और फिर कुछ अलग टाइप के लोगों को यहाँ पे वो भेज दे, ठीक है। इसलिए पूरी प्रोसेस कैसी चलेगी, रैंडम चलेगी। मतलब पहला बच्चा भी CG के अंदर जा सकता है और पहला बच्चा EG के अंदर जा सकता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरे बच्चे के पास भी CG एंड EG इसमें जाने के क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे, ताकि क्या हो, जो रिसर्च है वो 100% बायस फ्री रहे, है ना। वो ऐसा ट्राई करते हैं कि जो रिसर्च है उनकी कोई भी किसी प्रकार का बायस नहीं हो, ठीक है। CG EG किसी में भी वो रेंडमली जा सकते हैं, है ना। पूरे 10 के 10 बच्चों के पास क्या है, चांस है जाने का रेंडमली। ओके, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। पहली प्रोसेस कौन सी होगी आपकी, सिलेक्शन की। देन आपने क्या देखा, आपने देखा देन वेरिएबल, वेरिएबल के बाद आपने देखे 3rd नंबर पे ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, एंड देन लास्ट में आपने देखा रेंडमाइजेशन या फिर रैंडम असाइनमेंट लोगों का, ठीक है। तो ये सब क्या है, चारों के चारों पॉइंट्स आपको वेल नोन, वेल क्लियर हो गए आपको, ठीक है। एंड अभी आपसे इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, ठीक है। आपको IV मालूम पड़ गया, आपको CV मालूम पड़ गया, एंड आपको DV मालूम पड़ गया, ठीक है। और भी कई सारे इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन आपके पीजीटी के लिए उतने काम के नहीं है। एक्सट्रानियस वेरिएबल्स एंड उसके अंदर भी कई सारे होते हैं ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर वो आप सब सीखना चाहते हैं, तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे जो एडवांस बैच है नेट साइकोलॉजी के लिए, ठीक है, या फिर UPPGT के लिए, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं, अगला जो हमको देखना है वो देखना है हमको कोरिलेशन, ठीक है। पहले हम कोरिलेशन देखेंगे और उसके बाद जो हमको पढ़ना है सिंगल ब्लाइंड स्टडी, है ना, जो आई है हमारे पीजीटी में, पिछले साल ही सवाल आया है, एंड डबल ब्लाइंड स्टडी, है ना। ये कौन सी स्टडीज़ होती हैं, क्या होती हैं, इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम कवर करेंगे अभी व्हाट इज़ कोरिलेशन, है ना। कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोरिलेशन क्या होता है, A एंड B इन दोनों के बीच क्या है, कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई संबंध है इन दोनों के बीच में, ठीक है, कोई ना कोई संबंध है। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं सहसंबंध, ठीक है। तो सहसंबंध के बारे में पढ़ते हैं। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। आपका आता है कोरिलेशन,
और सहसंबंध। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका जो आंसर है प्रीवियस वीडियो में जाके आप वहाँ पे उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कोरिलेशन होता क्या है, सहसंबंध होता क्या है। ठीक है, कोरिलेशन क्या है, एक मेजर है। ठीक है, किसका, मेजर ऑफ अ रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप का मेजर है, किसके बीच में होगा ये, बिटवीन, किसके मध्यस्थ होगा, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का सहसंबंध है ना, रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा सहसंबंध। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या करेगी, वेरी करेगी, है ना। आपका इंटेलिजेंस 10 वर्ष की उम्र में जितना था और 25 वर्ष की उम्र में जितना है, ये क्या है, ये वेरिएबल है। इंटेलिजेंस जो आपकी बुद्धि है क्या है, एक प्रकार का चर है। ठीक है, एक प्रकार का वेरिएबल है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। ठीक है, आपकी एज की बात भी करें अगर, तो आपकी एज जो है, उम्र है, ये भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, आप 2000 में आप पैदा हुए, आज 22 में आप कितने, 22 साल के हैं। ठीक है, तो 0 से लेके 22 तक की क्या हुई, ये वेरिएशन थी। ठीक है, तो ऐसी ही वेरिएशन, अब ये तो मान लीजिए, हम मान के चलते हैं आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि लेट अस कंसिडर अ वेरिएबल। ठीक है, आपका जो इंटेलिजेंस है ये एक वेरिएबल है, मान के चलते हैं इस वेरिएबल आई। ठीक है, वेरिएबल आई हमारे पास इंटेलिजेंस। देन हम बात करेंगे आपके यहाँ पे एज की, आपके उम्र की। ठीक है, तो उम्र को हम लेंगे एज अ वेरिएबल ए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको एक रिलेशनशिप चेक करना है, किसके बीच में, आई और ए के बीच में। ठीक है, कि क्या जैसे जैसे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है, क्या हमारी एज भी बढ़ती जाती है। ठीक है, या फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारा इंटेलिजेंस बढ़ते जाता है। ठीक है, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक रिलेशनशिप, है ना, एक रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं कि क्या उम्र के साथ साथ आपकी बुद्धि बढ़ती है, या आपकी बुद्धि बढ़ने के साथ साथ आपकी उम्र भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि हमारी जो मेमोरी लॉस है, ठीक है, मेमोरी लॉस है, ये सपोज करिए एक वेरिएबल है, एक चर है ए। ठीक है, और एज है दूसरा वेरिएबल। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी मेमोरी क्या होती है, लॉस होती जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी क्या बढ़ती जा रही है, आपकी एज बढ़ती जा रही है, आपकी मेमोरी लॉस होती जा रही है। आपने घर में बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, है ना, 70 साल 80 साल की जिनकी उम्र है, उनकी मेमोरी में क्या होता है, लॉस होता जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, एक क्या है, एक संबंध, एक रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश किया है। ठीक है, कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जब वो बड़े होते हैं तो उनकी मेमोरी में क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, आपकी आज की मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब आप 70 साल के होंगे, आपकी मेमोरी में क्या होगा, आपको मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिसर्चर लोग ने क्या किया, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि आपका संबंध यहाँ पे है ए एंड बी के बीच, एजिंग एंड आपकी बुद्धि के बीच। ठीक है, तो ये होता है हमारे किसका काम, वेरिएबल का काम। ठीक है, तो वेरिएबल आप समझ गए, वेरिएबल ए और बी, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा, ठीक है, वो ही क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कोरिलेशन, कि कितना संबंध है इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। और जो कोरिलेशन है ये क्या है, एक सांख्यिकी है ना, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है ये। ओके, और इसी के साथ साथ कोरिलेशन में क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में। और एक्सपेरिमेंट में भी क्या करते हैं हम, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि हम रिलेशनशिप क्या करना चाहते हैं, स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, एग्रेशन एंड बिहेवियर के बीच में, क्या एग्रेसिव कार्टून देखने के बाद, ऑलराइट। तो एक्सपेरिमेंट, आपके जो प्रयोग हैं, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट एंड जो कोरिलेशन है, ये क्या चाहते हैं, एक हमेशा क्या करेंगे, ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच। ठीक है, तो एक भी हो सकता है वेरिएबल, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा रिसर्चर किस प्रकार की स्टडी करना चाहता है उसके ऊपर। ठीक है, ओके। नाउ वेरिएबल क्या है, जो कोई भी चीज़ क्या करेगी, हमेशा वेरी करेगी, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक रिसर्चर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है ये जानने के लिए कि क्या सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, आपकी सिगरेट स्मोकिंग
आपका जो धूम्रपान है, ठीक है, आपका जो धूम्रपान है, जैसे ही आप प्रश्न पढ़ेंगे, मतलब ये तो पीजीटी में नहीं, लेकिन जैसे ही नेट वगैरह के सवालों में जब आप बड़े बड़े पैराग्राफ सॉल्व करते हैं, तो एक अच्छी हैबिट क्या होती है, जैसे ही आप किसी चीज़ के बारे में सुने उसको आप मार्किंग करना स्टार्ट कर दें आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिगरेट का आया, ठीक है, रिसर्चर को क्या करना चाह रहा है, वो क्यूरियस है, तो ठीक है, तो यहाँ मार्क कर दीजिए ए, एंड देन जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा आपका वेरिएबल बी। इससे क्या होगा, आपको बार बार सवाल पढ़ना नहीं पड़ेगा कि ए क्या है, बी क्या है, मतलब वेरिएबल्स क्या हैं, चर क्या हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो ये जानना चाह रहा है कि जो आपकी सिगरेट स्मोकिंग है क्या वो कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड है, उसका कोई लिंक है किसके साथ में, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आप कितने साल के लिए जीवित रहेंगे, इन दोनों के बीच क्या है, रिसर्चर का पूरा इंटरेस्ट किस में है, इस रिलेशनशिप में ए और बी के बीच में, ठीक है। मतलब ए आपका सिगरेट स्मोकिंग एंड बी क्या है, आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, आप कितने साल जिएंगे, द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कैन बी एक्सपेक्टेड टू लिव, ठीक है। उसका ये इंटरेस्ट है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी लाइफ और जो लोग नहीं पीते हैं उनकी लाइफ के बीच, मतलब एक क्या चाह रहा है, वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्चर के पास क्या स्कोप है, अब ऐसा तो करेगा नहीं वो रिसर्चर जो है कि कहीं पे जाके बैठेगा, जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनको देखेगा एंड देन उनके मरने का इंतज़ार करेगा, ठीक है, ऐसा तो करेगा नहीं। वो क्या करेगा, सीधे जाएगा किसी भी वो हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, हॉस्पिटल में जाके क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। हो सकता है जब वो स्मोकिंग देखे एंड जब वो लोग मर रहे हो तो हो सकता है तब तक रिसर्चर भी जिंदा ना बचे, ठीक है। तो क्या करेगा, उसको रिसर्च तो करनी है, आपको सबमिट करना है उसको भी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्या करेगा, वो जाएगा आपके हॉस्पिटल में एंड देन क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा वहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। और वो चेक करेगा कि जो लोग ऑलरेडी डाई हो चुके हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी डाइड हैं, उनके बारे में वो देखेगा, ठीक है। और उसको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, मतलब कोई डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्लोज ना हो, इस बात का भी उसको ध्यान रखना है। तो उन मेडिकल रिकॉर्ड्स को देखने के बाद उसके पास क्या होगा, वो देखेगा कि ऐसे लोग का बिहेवियर है ना, एंड उनकी मृत्यु हुई कि नहीं, है ना, बिहेवियर, व्यवहार और डाई, उनके बीच वो क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है। तो अब क्या है, इसके पास जो रिसर्चर है उसके पास एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले का नाम क्या है, उस फॉर्मूले का नाम है को रिलेशन, यानी सहसंबंध का कोएफिशिएंट, ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जिसके थ्रू स्टडी करेगा वो इस प्रोसेस की। अब यहाँ पे क्या शो करेगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो क्या करता है, दो चीज़ें शो करता है ना, टू थिंग्स शो करता है ये। पहली कौन सी है, पहली है आपकी डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, दिशा, ठीक है, डायरेक्शन, दिशा है उस रिलेशनशिप की। कौन सा रिलेशनशिप, ए और बी के बीच का संबंध, सिगरेट स्मोकिंग एंड मृत्यु का दर, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या दिशा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या उसकी ताकत है या मजबूती है, कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जब भी हम सीसी की बात करेंगे तो हमारे पास दो थिंग्स होंगी, दो चीज़ें हमको मिलती हैं। पहला है डायरेक्शन, उस रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है और कितना मजबूत है वो रिलेशनशिप, है ना, ए और बी के बीच का जो सहसंबंध है कितना स्ट्रांग है, वो हमको कैसे मालूम पड़ता है, वो हमको मालूम पड़ता है यूजिंग द मैथमेटिकल फार्मूला कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब अगर किसी रिसर्चर को मालूम है कि ए एंड बी के बीच में क्या है, ए और बी जो है आपस में रिलेशन में है, रिलेटेड टू ईच अदर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो कहना चाह रहे हैं कि अगर उनको ए की वैल्यू मालूम है, ठीक है, ए की वैल्यू मालूम है तो क्या कर सकते हैं, वो बी की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर उनको बी की वैल्यू मालूम है तो वो ए की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये कहना है इनका। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे रिसर्चर जो है फाइंड करते हैं कि यहाँ पे आपकी जो स्मोकिंग है, जो धूम्रपान है एंड आज की जो मृत्यु का दर है, ये क्या है, ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है, उनको मालूम पड़ गया कि ये दोनों आपस में क्या है, इन दोनों का रिलेशन है। तो वो ये बता सकते हैं, अगर उनको मालूम पड़ जाए कि व्यक्ति कितना सिगरेट स्मोक करता है, कितना धूम्रपान करता है एक दिन में, ठीक है, तो बता सकते हैं कि लगभग एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि उसकी मृत्यु 60 साल की उम्र में होगी, 70 में होगी, 80 में होगी, ठीक है, जो भी उनकी स्टडी होगी उस हिसाब से, ठीक है। तो मतलब नोइंग वन वेरिएबल, एक वेरिएबल मालूम होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दूसरा वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी, है ना, या फिर क्या उसके चांसेस होंगे, इसका प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं।
ठीक है। बट अब ये काम किस तरह से करेगा, है ना, किस तरह से काम करेगा वो देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक कर रहा है, ठीक है, लॉट्स ऑफ सिगरेट, दिन में 50 सिगरेट स्मोक कर रहा है, ठीक है, तो क्या ये मतलब होगा, ये है आपका ए, तो क्या इसका ये मतलब होगा कि वो एक लॉन्ग लाइफ जिएगा, लंबा जीवन जिएगा, या फिर शॉर्ट, ठीक है, दोनों चांसेस हैं यहाँ पे। एंड देन सेम इसी तरह से कि क्या हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, स्मोकिंग को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे हमारा स्मोकिंग इंक्रीज़ होती जाएगी तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है क्या वो ऊपर जाएगी या क्या नीचे जाएगी, क्या हम जल्दी मरेंगे या क्या हम कम समय में मरेंगे, ठीक है, या फिर हम देर समय से मतलब लंबे लॉन्ग लाइफ हम जिएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बीच में कौन एंट्री मारता है, बीच में एंट्री मारती है आपकी दिशा यहाँ पे, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। ये जो रिलेशन है ए और बी के बीच में, इनकी दिशा क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, ये जानना है। अगर हम बात करें कोरिलेशन कोएफिशिएंट के टर्म्स में, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो आज के बाद जीवन में आप कभी मत भूलिएगा, जहां भी आप स्मॉल आर देखेंगे उसका मतलब वहां पे किसकी बात हो रही है, आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात हो रही है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर सीसी, नॉट क्रैश कोर्स, दिस इज योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जैसे ही हम बोलेंगे मतलब क्या है, एक प्रकार का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो किस में काम करेगा, आपके कोरिलेशन फाइंड करने में, मतलब ए बी सी कोई वेरिएबल है इनके बीच में क्या फाइंड करने के लिए, रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर के पास नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ईदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। इस बात का आप ध्यान रखें कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब वो आर फाइंड आउट करेगा तो उसके पास दो टाइप्स की वैल्यू मिलेंगी, या तो उसको पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी या फिर उसको नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, या तो सकारात्मक वैल्यूज़ मिलेंगी या फिर नकारात्मक वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर उसको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, इसका क्या मतलब होता है कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, ये क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन के अंदर, है ना, सेम डायरेक्शन में ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ए क्या होगा, ए ऊपर जाएगा, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, आपका जो बी है वेरिएबल वो भी ऊपर जाएगा, है ना, इसका आपको ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ दूसरा जो है कि ए और बी अगर मान लीजिए क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मतलब अगर ए डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, आपका बी भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। सिंपल से समझिए इसको, पॉजिटिव मतलब कैसे होगा कि आपने मान लीजिए आपकी, इसको नेगेटिव हटा देते हैं तो कुछ देर के लिए, ठीक है, ओके। तो पॉजिटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने क्या कराया, ए में आपने क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है, मतलब ए में आपने पेट्रोल डलाया, तो बनी बात है जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा आपका बी वेरिएबल में, ठीक है, दिस इज पेट्रोल एंड दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल या दूरी। तो अगर आपने क्या किया, पहले आप 50 का डलवा रहे थे पेट्रोल, ठीक है, तो 50 के पेट्रोल में आप 1 किलोमीटर जा पा रहे थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिया इसमें ए में, तो क्या हो गया, अब 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया आपने, ठीक है, तो क्या होगा, बी भी इंक्रीज होगा, बी में आप कितना जाएंगे, अब 2 किलोमीटर जाएंगे, ठीक है। सेम गोज फॉर नेगेटिव साइड, अगर ए में मान लीजिए आप 50 डलवा रहे थे, है ना, और बी में आप क्या कर रहे थे, 1 किलोमीटर जा रहे थे। अब क्या किया आपने, ए में आपने 25 रुपये का डलवाया, तो अब बी में कहाँ जाएंगे आप, 0.5 किलोमीटर ही जा पाएंगे, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पॉजिटिव, यहाँ पे, है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के टर्म्स में अगर आपको वैल्यू जो है पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब ए और बी जो क्या करेंगे, साथ साथ में चलेंगे। अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एंड अगर एक डिक्रीज होगा तो क्या होगा, दूसरा भी यहाँ पे डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हमारी जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो कैसी है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, पॉजिटिव नंबर की या पॉजिटिव वैल्यू की। जब हमारे पास क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है हमारे पास, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सहसंबंध कोएफिशिएंट जब हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब ए इंक्रीज करेगा तो बी इंक्रीज, एंड ए डिक्रीज करेगा तो बी भी डिक्रीज करेगा, ठीक है, ओके। मतलब हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं
एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में, ए और बी के बीच में क्या है, डायरेक्ट, मतलब ए इस प्रकार से कुछ है कि ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी भी घटेगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास नकारात्मक या फिर नेगेटिव वैल्यू है, इसे हम कह सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब जैसे क्या बढ़ेगा आपका, ए इंक्रीज होगा तो बी क्या होगा आपका, यहाँ पे बी आपका डिक्रीज होगा, इस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ए बढ़ेगा तो बी डिक्रीज होगा, है ना, और अगर ए डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, बी बढ़ेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सेम कुछ उसी प्रकार से है जैसे क्या होता है, आपकी डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स में काम करती है ना। आई डोंट नो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कितना मालूम है, बट डिमांड और सप्लाई इसी प्रकार से काम करती है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड अगर बढ़ेगी यहाँ पे, मतलब सॉरी सप्लाई अगर बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे डिमांड सप्लाई अगर कम हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इतना सा बात है यहाँ पे। ये कब होगा, जब हमको आर की वैल्यू कैसी मिलेगी, आर की वैल्यू हमको मिलेगी हमेशा नेगेटिव, तभी हम कह सकते हैं कि ए वेरिएबल बढ़ रहा है तो बी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओके, अब दूसरा इसके अंदर हमको पढ़ना है क्या, स्ट्रेंथ, है ना, ताकत या फिर मजबूती, इस रिलेशनशिप की कितनी ताकत है, कितनी मजबूती है, ठीक है। तो ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा, सेम नंबर से ही हमको मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो और ये जो कोएफिशिएंट आर है, मतलब जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर है, इसकी वैल्यूज़ कैसी रहेंगी, इसकी वैल्यूज़ रहेंगी हमेशा आपकी +1.00 से आपकी रहेंगी -1.00, ठीक है। ओके, कुछ इस प्रकार से नहीं, आपने देखा होगा इंटीजर नंबर लाइन वगैरह जो हम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 0 मिलता है, यहाँ पे -1.00 और यहाँ पे आपका +1.00, ठीक है। तो ये क्या बताएगा हमको, ये बताएगा हमारी स्ट्रेंथ, ठीक है। हो सकता है अब जो नंबर नेगेटिव में हो एंड हो सकता है कि नंबर पॉजिटिव में भी हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर रिलेशनशिप जो है अगर स्ट्रांग है, ठीक है, रिलेशनशिप कैसी है, आपकी जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है वो कैसा है, स्ट्रांग है दोनों वेरिएबल के बीच में, तो ये नंबर कैसे रहेंगे, इसके पास में रहेंगे, है ना। +1.00 के बीच क्या शो करेगा, हमको शो करेगा स्ट्रांग रिलेशनशिप। इसका ये मतलब नहीं कि अगर -1.0 के पास यहाँ पे होगा तो ये स्ट्रांग नहीं होगा, ये भी स्ट्रांग होगा, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे -0.89 है, इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स है, मतलब ए ऊपर जा रहा है तो बी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। लेकिन रिलेशनशिप कैसा है आपका, स्ट्रांग है, इसका ध्यान रखना है। और सेम मान लीजिए इसी नंबर लाइन में यहाँ पे +1.00 के पास यहाँ पे मान लीजिए +92 है, ठीक है, +92 में इसकी डिजिट जो आपका कोएफिशिएंट है आर आ रहा है +92, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिलेशनशिप कैसा है, स्ट्रांग है, और जैसे ही एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है आपको कि हमने दो चीज़ें सीखी इसके अंदर, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसके अंदर सीखा हमने, एंड हमने क्या सीखा, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपका सीखा डायरेक्शन, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हमको कैसे मालूम पड़ेगी, सेम नंबर से मालूम पड़ेगी हमको, है ना, जो नंबर इट सेल्फ है उससे मालूम पड़ेगी कि क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। एंड डायरेक्शन कैसी रहेगी, जो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगर हमको क्या शो कर रहा है, ये रेंज कहाँ से करेगी, +1.00 से -1.00 के बीच में ये रेंज आपकी हमेशा रहेगी, ठीक है। ये क्यों रहती है, इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। एक चीज़ बनती है स्कैटर प्लॉट, ठीक है, जो ग्राफ टाइप की चीज़ बनती है उसके लिए ये रिलेशनशिप वगैरह बताती है, ठीक है। और डायरेक्शन कैसी रहेगी, या एक जाएगा ऊपर तो दूसरा भी जाएगा, या फिर एक नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, एंड देन एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी होंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में, ठीक है। ओके, तो ये है आपका कोरिलेशन, ठीक है। एंड जितना ये जो नंबर है अगर 0 के पास में रहेगा, है ना, अगर मान लीजिए 0.62 नहीं 0.32 अगर मान लीजिए आपकी दे रहा है, इसका मतलब क्या है, जो रिलेशनशिप है कैसा होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। जितना 0 के पास होगा, यहाँ समझिए -1.000 एंड +1.00, ठीक है, ये आपकी लाइन है। तो यहाँ पे जितना होगा उतना क्या होगा, स्ट्रांग होता जाएगा, यहाँ भी स्ट्रांग होगा, और जितना अंदर आते जाएगा ये, है ना, आपकी जो वैल्यू है कोएफिशिएंट आर की जो वैल्यू अगर 0 के पास आती जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको, कमज़ोर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा
है ना, हमको वीक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा जब हम किसके पास रहेंगे, ज़ीरो के पास रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव ध्यान रखिएगा इसको, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अगर 1 के जितने पास होगा उतना रिलेशनशिप कैसा होगा, उतना रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, ऑल राइट। तो इतना ही पढ़ना था आपको, किसके अंदर, आपको पढ़ना था सह संबंध के अंदर। ठीक है, कोरिलेशन में, इसके बाहर से शायद ही अगर सवाल आ जाए तो आ जाए, बट कोरिलेशन से अगर सवाल आएगा तो आपसे इतना ही पूछेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके। तो हमने ये देख लिया, हमने क्या क्या देख लिया, पहले देखिए हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, ठीक है, सर्वे, केस स्टडी एंड वो सब। फिर हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, 2 चीज़ों की बात की हमने, एक्सपेरिमेंट की, उसको हमने देख लिया, एंड देन हमने बात किसकी की, हमने बात की अभी कोरिलेशन की। इन दोनों के बीच क्या करते हैं हम, हमेशा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, और इसमें भी क्या करते हैं हम, दोनों में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। ओके, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ेंगे जो भी प्रयोग हो रहे हैं, है ना, प्रयोग में हमको क्या पढ़ना है, सिंगल स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी। ठीक है, सिंगल ब्लाइंड स्टडी एंड डीबीएस पढ़ना है, एसबीएस, डीबीएस इसके अंदर पढ़ना है। साथ ही हमको पढ़ना है प्लेसिबो। व्हाट इज़ प्लेसिबो, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, क्या आपको ड्रग चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम इसकी। तो मान लीजिए कोई भी प्रयोग हो रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है, तो हम कितना भी क्या कर लें, कितना भी हम उसको कंट्रोल ग्रुप रख लें हम, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप को रख लें, कितना भी हम रैंडम असाइनमेंट कर लें, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या रहेगा, हमको कुछ ना कुछ नेगेटिव देखने मिलेगा, कुछ ना कुछ हमको क्या देखने मिलेंगी, तकलीफ़ें देखने मिलेंगी हमारे रिसर्च के दौरान, हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान। और ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा हम तब नहीं देखने मिलेगा जब एनिमल्स के साथ एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है ना, थिंकिंग कैपेसिटी इनके पास नहीं है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। ठीक है, तो जब भी ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा तो क्या रहेगा, ह्यूमंस थोड़ा सा बायस रहेगा, है ना, इसका आपको ध्यान देना है। क्योंकि पीपल जो हैं क्या करते हैं, वो पीपल अपने आप से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, किससे, अपने ओन थॉट्स से। ठीक है, अपने ही विचारों से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना, आपके जो विचार हैं वो क्या करेंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। और अगर मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट, किसी प्रयोग के अंदर आपको ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो किसके लिए खतरनाक है, ये जो बेचारा रिसर्चर बैठा है उसके लिए काफ़ी खतरनाक है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं 2 चीज़ों के बारे में। हम पहले बात करेंगे द प्लेसिबो इफेक्ट, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और फिर द एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेसिबो इफेक्ट की। अब देखते हैं प्लेसिबो इफेक्ट के अंदर क्या होता है। आप सभी को मालूम है कौन कौन से ग्रुप होते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जहां पे हम क्या करेंगे, आईवी को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लेसिबो जो है, प्लेसिबो प्लेसिबो प्लेसिबो, जो प्लेसिबो इफेक्ट है, मतलब जो प्लेसिबो दिया जाएगा हमेशा कहाँ दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आपके कंट्रोल ग्रुप के अंदर। किसके अंदर दिया जाएगा, ये आपको दिया जाएगा हमेशा कंट्रोल ग्रुप के अंदर। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कोई आपसे पूछे प्लेसिबो किसके अंदर दिया जाता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में या कंट्रोल ग्रुप में, आप कहेंगे हमेशा कंट्रोल ग्रुप के अंदर इस प्लेसिबो को दिया जाएगा। अब प्लेसिबो है क्या, मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंटर है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, किसी डिजीज़ के ऊपर, एंड देन उसको कुछ चेक करना है अपने इंजेक्शन को, ठीक है, या फिर उसने कुछ नया ड्रग डेवलप किया है, उसको क्या करना है, इसको चेक करना है, टेस्ट करना है। उसके लिए क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। प्रयोग के अंदर उसने क्या किया, उसने देखा कि क्या सही में ये ड्रग काम कर रही है, ये वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 100 लोगों को बिठाया। ठीक है, 100 लोगों को बिठाया, और आपको मालूम है एथिक्स में कि हमको पहले क्या करना होता है, डीब्रीफिंग करनी होती है कि आपके साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये सब हमको बताना होता है। उसी दौरान क्या किया उन्होंने, 50 लोगों को कहाँ डाला, अब तो आपको भी रट गया होगा ये, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर, और 50 लोगों को कहाँ पे डाला, उन्होंने डाला कंट्रोल ग्रुप के अंदर। ठीक है, ऑल राइट, चलिए इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, ऑल राइट। देन अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है आप जानते हैं, आईवी को मैनिपुलेट करते हैं। आईवी क्या है, यहाँ पे हमारा ड्रग है ना, तो इस ग्रुप में क्या दिया जाएगा, जो ओरिजिनल ड्रग है, जो रियल ड्रग है, जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन है, वो यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे वो मेडिसिन नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या जो मेडिसिन है इसका पता जो एक्सपेरिमेंटर है उसको तो मालूम है, लेकिन जो सब्जेक्ट है,
ठीक है, सब्जेक्ट जब भी बोलेंगे इसका मतलब किसकी बात होगी, आपके पार्टिसिपेंट की बात होगी, जो प्रतिभागी हैं उसके अंदर उनकी बात होगी। ठीक है, पार्टिसिपेंट प्रतिभागी की बात होगी यहाँ पे, है ना, जो सब्जेक्ट हैं आपके। तो जो सब्जेक्ट हैं उनको नहीं मालूम, ठीक है, उनको मालूम है कि हाँ इसके दौरान हमको मालूम पड़ेगा कि ये ड्रग काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो अब मान लीजिए 50 में से कुछ होशियार लोग भी होंगे 50, तो उनके पास क्या होंगे, अपने थॉट्स होंगे, है ना, अपने विचार होंगे, बायस होंगे। तो हो सकता है कंट्रोल ग्रुप में क्या देगा, आईवी को क्या करते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, एक ड्रग देंगे, ठीक है, जो कैसा रहेगा, सिंपल और प्लेन ड्रग रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है आपकी हेल्थ पे, आपकी मेमोरी पे, जो भी रिसर्चर का ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन चूंकि ये 50 लोग क्या हैं, अति होशियार हैं, इनको क्या लगेगा, इनके पास अपनी थॉट प्रोसेस है, इनको लगेगा कि 50, और ये मान लीजिए एक्सपेरिमेंट चलने वाला है 7 दिन। ठीक है, तो 7 दिन के बाद क्या देखने को मिलेगा, इस ग्रुप में तो हमको बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस ग्रुप में भी हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लेकिन मान लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इनके पास बायस है ना, तो उनको लग रहा है कि हाँ हमको कोई ड्रग दी जा रही है, मतलब इससे हमारी क्या हो रही है, मेमोरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, या अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको ड्रग दिया जा रहा है तो क्या सोचेगा वो कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, है ना, इसी मेडिसिन से या इसी दवाई से। ठीक है, ये कहाँ चल रहा है, ये सब कहानी चल रही है आपके कंट्रोल ग्रुप के अंदर। तो ऐसा अगर होने लगा तो जो बेचारा रिसर्चर है, एक्सपेरिमेंट है, उसकी तो मतलब धज्जियाँ उड़ जाएंगी, है ना, उसको करना क्या था और कर क्या रहा है वो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ना हो कंट्रोल ग्रुप के अंदर। ठीक है, ऐसी चीज़ें ना हो। और मान लीजिए ये जो ग्रुप था आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिहेवियर शो होगा, यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी इंक्रीज दिखेगी, हमको मेमोरी इंक्रीज हुई है ये दिखेगी, और यहाँ पे दिखेगा कि जो मेडिसिन से पेशेंट ठीक हो रहा है। ठीक है, तो ये रियल है। ठीक है, ये उस ड्रग की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये उस ड्रग की वजह से हो रहा है, उस मेडिसिन की वजह से हो रहा है। मतलब यहाँ तक तो सही है कहानी रिसर्चर की, लेकिन यहाँ पे गलत हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी जो बायस हैं, थॉट है ना, अपने विचार हैं, जो विजुलाइज कर रहे हैं उस कंट्रोल ग्रुप के लोग, इसके कारण वो अपनी मेमोरी में इजाफा पा रहे हैं, अपने तबीयत में इजाफा पा रहे हैं, वो मतलब इंक्रीज महसूस कर रहे हैं। जबकि क्या है, गलत है, उनको तो कुछ मेडिसिन या कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, मतलब दिया है लेकिन जो ओरिजिनल ड्रग है, मेडिसिन है, वो तो केवल इसको दिया हुआ है ना, ईजी वाले ग्रुप को। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। तो इसी के लिए ऐसी चीज़ें ना हो, है ना, इसी को प्रिवेंट करने के लिए कि ऐसी चीज़ें ना हो, वो क्या देगा, वो यहाँ पे आपको देगा, मान लीजिए कंट्रोल ग्रुप के अंदर आप भी हैं, तो क्या देगा आपको, वो देगा एक प्लेसिबो, है ना। प्लेसिबो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केवल नींबू पानी भी हो सकता है उस प्लेसिबो में, अगर मान लीजिए इंडिया में हो रहा है तो। ठीक है, या मान लीजिए उसमें नमक का पानी, सॉल्ट वाटर भी हो सकता है। ठीक है, एंड देन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा ओरिजिनल ड्रग। ठीक है, ओरिजिनल ड्रग दिया जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिए। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप में क्या देगा, वो प्लेसिबो देगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे उन लोग क्या कर रहे हैं, बिहेवियर में अगर चेंजेस शो कर रहे हैं अपने, ठीक है, तो जो रिसर्चर है उसको मालूम है, वो बहुत होशियार है, उसको मालूम है कि हाँ इन लोग के पास आ रहा है, मतलब ये प्लेसिबो के कारण ये ऐसा शो कर रहे हैं बिहेवियर, कि उनको अपने जो ओन बायस है, थॉट है। ठीक है, तो वो जब इनको चेक करेगा ईजी वालों को, तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ वेदर द ड्रग इज इफेक्टिंग पीपल और नॉट, जो ड्रग का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो किस पे से जज करेगा, वो ईजी के ऊपर से। ठीक है, इनको केवल क्या मिला हुआ है, इनको केवल प्लेसिबो मिला हुआ है ना। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के बाद जीवन में प्लेसिबो क्या है, एक आर्टिफिशियल, हम कह सकते हैं कुछ भी चीज़ आर्टिफिशियल ड्रग, है ना, या फिर इंजेक्शन जो दिया जाता है, किसको, हमेशा कंट्रोल ग्रुप को। ठीक है ना, हमेशा कहाँ दिया जाएगा, कंट्रोल ग्रुप में आपको प्लेसिबो दिया जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ईजी वाले ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कभी भी प्लेसिबो नहीं दिया जाता। ठीक है, ओके, अगली जो बात करते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट समझ गया। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होगा, किसी भी ड्रग का इफेक्ट। ठीक है, आप डेफिनेशन भी समझ गया। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब क्या, कंट्रोल ग्रुप में दिए जाने वाला कोई भी एक ड्रग, मेडिसिन, वैक्सीन, जो भी है, XYZ कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, हमेशा कहाँ दिया जाएगा, कंट्रोल ग्रुप में दिया जाएगा, जिससे क्या हो, उस एक्सपेरिमेंट पे प्रभाव ना पड़े। ठीक है, क्योंकि अंत में हम क्या चेक करना है, बिहेवियर ही चेक कर रहे हैं, हम व्यवहार चेक कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके। अब दूसरा हमको जो पढ़ना है वो कौन सा है, वो है हमारा एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट। ठीक है, तो जो प्रयोग कर रहा है ना, उसकी बात हो रही है, जो रिसर्चर है उसकी बात हो रही है, यहाँ पे उसके इफेक्ट की बात हो रही है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होगा, आउटकम किसी भी इसका, या फिर निष्कर्ष, ठीक है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होगा, जो निष्कर्ष होगा, ठीक है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन होगी, क्या होगी आपको,
आपको इन द सेंस जो रिसर्चर है उसको एक्सपेक्टेशन होगी, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट। तो ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन जो अपने एक्सपेरिमेंट 1 से रख रहा है, जो रिसर्चर है, जो एक्सपेरिमेंटर है ना, वो आउटकम की क्या कर रहा है, वो एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि हाँ मेरा तो ये ड्रग काम करेगा ही करेगा, ठीक है, भले ही वो नहीं कर रहा हो काम, ठीक है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि उसको एक्सपेक्ट कर रहा है ना, तो भले ही मान लीजिए अगर वो 90% भी काम कर रहा है तो क्या ट्राई करेगा शो करने का कि 100% काम कर रहा है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आपका एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब किसकी एक्सपेरिमेंट से मतलब है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर की एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटर की एक्सपेक्टेशन, जो टेस्ट कर रहा है पूरा सबके लिए, उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो हैं, जो आपके प्रयोज्य हैं, ठीक है, जो आपके प्रयोज्य हैं, जो आपके सब्जेक्ट है, जो आपके पार्टिसिपेंट है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है, जो ग्रुप में बटे हुए हैं, जो प्रतिभागी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन की बात नहीं हो रही है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, केवल जो एक्सपेरिमेंटर कर रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ऑल राइट, ओके, अब हम पढ़ते हैं इस M1 मॉड्यूल का ये टॉपिक का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। जो हमको पढ़ना है वो क्या है, वो है आपकी SBS और आपकी है DBS। क्लियरली ये स्टडीज़ के बारे में दिया हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर, तो आप लोग क्यों यहाँ वहाँ फालतू परेशान हो रहे हैं, अच्छी चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। ओके, तो हम बात करेंगे अब SBS की एंड DBS की, ठीक है। तो आप भी इसको निमोनिक की तरह सेट कर लीजिए, व्हाट इज़ SBS एंड व्हाट इज़ DBS। SBS होता है आपका सिंगल ब्लाइंड स्टडी, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति क्या है इसमें ब्लाइंड रहेगा, ठीक है, जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते थे बचपन में। और DBS में क्या रहेगा आपका डबल ब्लाइंड स्टडी, मतलब इसमें दोनों अंधे लोग हैं, अंधे लोग नहीं इन द सेंस, मतलब अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, आपके SBS की, सिंगल ब्लाइंड स्टडी। इसके अंदर क्या होगा, आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, ठीक है, उनको नहीं मालूम, ध्यान दीजिएगा किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो प्रतिभागी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटर नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं आपके जो प्रतिभागी हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, जो सब्जेक्ट हैं आपके, जो पार्टिसिपेंट हैं, जो प्रतिभागी हैं, ठीक है, और जो भी आप XYZ कहना चाहते हैं, यहाँ पे उनकी बात हो रही है, ठीक है। उनको नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम है ना, दे डोंट नो व्हाट इफ दे आर इन द EG ग्रुप और CG ग्रुप, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर कौन है ये इनको नहीं मालूम, और कंट्रोल ग्रुप के अंदर कौन है ये भी इनको नहीं मालूम। तो ऐसी स्टडीज़ को क्या कहेंगे हम, ऐसी स्टडीज़ को हम कहते हैं सिंगल ब्लाइंड स्टडी, ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या है, सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट पूरी तरह से अंधा है यहाँ पे, उसको नहीं मालूम कि वो किसके अंदर जाएगा बेचारा, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जाएगा या कंट्रोल ग्रुप के अंदर जाएगा। ऑलराइट, अगर हम चलें उसी एग्जाम्पल के ऊपर, ड्रग वाले एग्जाम्पल के ऊपर, तो क्या करेगा, यहाँ पे मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, यहाँ भी 10 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो ट्रे में लेके एक नर्स आएगी, है ना, उसमें क्या रहेगा, ऐसे ग्लास बने रहेंगे, ठीक है, ग्लास बने रहेंगे ऐसे, एंड देन उनको यहाँ पे सर्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट है उनको नहीं मालूम कि कौन सा उनको ड्रग दिया जा रहा है, कौन सा उनको क्या दिया जा रहा है, प्लेसिबो, यस, ठीक है, उनको नहीं मालूम कि उनको प्लेसिबो मिल रहा है या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम कौन सी स्टडी, इसको हम कहेंगे SBS स्टडी, यानी कि सिंगल ब्लाइंड स्टडी। ओके, तो ये थी आपकी SBS स्टडी। अब बात करेंगे हम DBS की, यानी कि आपकी डबल ब्लाइंड स्टडी के बारे में। व्हाट इज़ DBS, व्हाट इज़ डबल ब्लाइंड स्टडी। इसके अंदर अभी तक क्या था, सिंगल ब्लाइंड में सब्जेक्ट अंधे थे, उनको कुछ भी नहीं मालूम कि वो प्लेसिबो मिल रहा है उनको या ओरिजिनल ड्रग मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटर है, नाउ ही इज ऑल्सो और शी इज ऑल्सो ब्लाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो सब्जेक्ट है उनको भी नहीं मालूम है, और जो एक्सपेरिमेंटर है
है ना, उनको भी नहीं मालूम है कि वो किसके अंदर है, क्या वो उस कंट्रोल ग्रुप के अंदर है या फिर वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर है। ऑलराइट, तो बस इतनी सी बात है, उनको नहीं मालूम कंट्रोल ग्रुप में कौन है और ईजी में कौन है। तो अगर उसी एग्जांपल की बात करें हम ड्रग एंड प्लेसिबो वाले की, ठीक है, तो जो ट्रे है उसको को मान लीजिए उन्होंने क्या किया, रैंडमली ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। पहले उनको जो एक्सपेरिमेंटर था एसबीएस के अंदर जो एक्सपेरिमेंट था उसको मालूम है, हाँ इसमें ये वाली ट्रे जा रही है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर ये वाली ट्रे जा रही है और कंट्रोल ग्रुप के अंदर ये वाली ट्रे जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक्सपेरिमेंटर को मालूम था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब डीबीएस के अंदर क्या होगा, कौन सी ट्रे कहाँ जा रही है, कौन सी ट्रे कहाँ जा रही है, ये एक्सपेरिमेंटर को नहीं मालूम, ठीक है। एक्सपेरिमेंटर को नहीं मालूम और ना ही यहाँ पे किसको मालूम है, सब्जेक्ट को मालूम है। मतलब हम कह सकते हैं कि डीबीएस डबल ब्लाइंड स्टडी के अंदर ना तो एक्सपेरिमेंटर जो प्रयोग कर रहा है ना, एक्सपेरिमेंटर ना तो उसको मालूम है कि कहाँ पे, मतलब ईजी के अंदर कौन है एंड सीजी के अंदर कौन है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट था आपको ईजी एंड सीडी समझना। और ना ही सब्जेक्ट्स को मालूम है कि वो किसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है, ईजी या सीजी के अंदर, ठीक है। तो यही थी आपकी डबल ब्लाइंड स्टडी। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है हमारे, ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म होता है आपके M1 मॉड्यूल का, ठीक है। हमने मनोविज्ञान, अर्थ, परिभाषा, डेफिनेशन, स्कोप वो सब देख लिया। हमने स्टडी मेथड्स देख लिया कौन कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन, रिसर्च, ये सब क्या होती है वो देख लिया। इसके बाद हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, ठीक है। इसके बाद क्या देखा हमने, सिलेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, रैंडमाइजेशन देख लिया। फिर हमने एंड में देखा अभी आपके +1.00 से स्ट्रेंथ डायरेक्शन देखी हमने कोरिलेशन के अंदर की। एंड देन हमने क्या देखा, हमने अभी अभी देखा एसबीएस एंड डीबीएस, ठीक है। तो इसमें सवाल आए हुए हैं, तो आपको सवाल करने मिलेंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है, आपको पोस्ट किया जाएगा, वहाँ पे आप ग्रुप में इसके आंसर्स कर सकते हैं। और ये सवाल आपके 21-19 में आए हुए हैं। ऑलराइट, ओके, सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, पीरियड।